Hello everyone, welcome to official channel of Akash Institute for class 8, 9th and 10th. तो अगर आप 8, 9th and 10th के स्टूडेंट्स हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हैं, then you have come to the right place. Here on this channel, we are gonna upload the most informative and useful content for your learning journey. तो चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन हो, स्कूल्स के एग्जाम हो या फिर आपको अपने ओलंपियाड टेस्ट की तैयारी करनी हो, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. इसके साथ साथ अगर आप अपनी नीट या जेई की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भी आपको इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी. सो डू सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू वांना स्टे अहेड इन योर लर्निंग जर्नी विद आकाश एक्सपर्ट्स. I am Rimpi, chemistry faculty at Akash Institute, and today we are gonna have a look at few sample questions of NTHE. Now, what is NTHE and why it is important? NTHE is Akash National Talent Hunt exam, and it is flagship scholarship exam through which you can avail up to 100% of scholarship. तो अगर आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, then join the journey with us by availing the maximum scholarship by giving this prestigious NTHE exam. Plus, the registration is very easy. Do find the link in the description given below. Now, NTHE has a total 40 questions which you have to answer in a time of 1 hour. आपको सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस मिलेंगे जिसमें सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी सब सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो टुडे वी आर गोना लुक एट फ्यू केमिस्ट्री क्वेश्चंस. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एनथे के एग्जाम्स में मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव ऑन योर स्क्रीन इज हियर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली नेचुरल रिसोर्सेज? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है. नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो आपको नेचर ने प्रोवाइड कराए हैं. दे आर नॉट मैन मेड, नेचर ने हमें प्रोवाइड कराए हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक. एयर नेचर ने प्रोवाइड करवाई है, वाटर नेचर ने प्रोवाइड किया है, कोल इट्स अ फॉसिल फ्यूल जो डेड रिमेन्स से मिलियन ऑफ ईयर्स हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स इसकी फॉर्मेशन होती है. तो ये हमें नेचर ने प्रोवाइड कराया है. सॉइल नेचर ने प्रोवाइड कराई है. अब कोक आपको कोल प्रोसेसिंग से मिलता है. इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट जो आपको कोल की प्रोसेसिंग से मिलता है. दिस इज अ मैन मेड प्रोडक्ट. आप कोल की प्रोसेसिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं. सो दिस इज मैन मेड. पेपर इन द सेम वे आपको इंडस्ट्री में प्रोसेस होकर मिलता है. पेपर इज ऑल्सो मैन मेड. देन सनलाइट नेचर ने प्रोवाइड कराई है, नेचुरल रिसोर्स. आफ्टर दैट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम्स बोथ आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर बरीड अंडर द अर्थ. तो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वेयर विच हैज सेट 1 and 3. सो द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस वुड बी योर option number 4 which contains both set 1 and 3. So option 4 would be the correct answer. Now let's move ahead and see the next question. Which of the following does not have definite shape and volume? This is a question from the new NCERT of 8th class students. In NTHE question paper for 8th studying students, you are gonna see कि आपको न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी. तो विच डजंट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. मैटर में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स होती है. ठीक है. सॉलिड्स के केस में क्या होता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. लिक्विड्स के केस में शेप डेफिनेट नहीं होती पर वॉल्यूम डेफिनेट होती है. गैसेस के केस में इट हैज नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. तो व्हेन इट इज आस्किंग डजंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि गैस कौन सी है. राइट. सो हियर वुड इज अ सॉलिड, रबर is a solid, methane is a gas and brick is again a solid.
सो ऑप्शन 3 मीथेन इज अ गैस। गैस की ना डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, उसे आप जिस कंटेनर में रख दोगे वो उसी कंटेनर के हिसाब से पूरा कंटेनर फिल कर देगी। अगर आप ओपन रखोगे गैस क्या करेगी, एस्केप आउट कर जाएगी। तो नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम एंड द आंसर वुड बी ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी आपने क्या किया, आपने सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम करेंगे एक मल्टीपल आंसर टाइप का क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, द साइंस टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स बाय गिविंग सम क्लूज। ओके, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस, क्लू गिवन है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, राइट। सो ए is your constituent of a liquid fossil fuel used as motor fuel। ठीक है, constituent of liquid fossil fuel which is used as motor fuel। अब ये liquid fossil fuel आपका क्या हुआ, this liquid fossil fuel, this is what, this is your petroleum। पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मोटर फ्यूल की तरह यूज होता है, दैट इज योर पेट्रोल, that is your petrol। Remember the constituent of petroleum table given, आपके पास गिवन है, वहीं से ये आंसर है। तो पेट्रोल आपका मोटर फ्यूल की तरह यूज होता है। लेट्स सी द बी, constituent of a liquid fossil fuel। liquid fossil fuel तो आपको पता लग गया पेट्रोलियम है, which is used as fuel for stove and lamps। स्टोव और लैंप में क्या यूज होता है आपका, केरोसिन, केरोसिन। ठीक है, the third one, it is a mixture of about 200 substances and it is used to make naphthalene balls। naphthalene balls सुनते ही आपको क्लिक करना चाहिए, this is your coal tar, this is your coal tar। ठीक है, जो आपको कोल प्रोसेसिंग से मिलता है, the liquid product obtained during coal processing। so C is your coal tar जो naphthalene balls बनाने में काम आता है। फिर D, constituent of liquid fossil fuel, liquid fossil fuel again petroleum to make paints। पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट बनाने में यूज होता है, दैट इज योर बिटुमिन। ओके, आपने चारों सब्सटेंसेस ABCD आइडेंटिफाई कर लिए। अब बस वन बाय वन आपको बता देना कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है और कौन सी नहीं है। सो A एंड B, दैट मीन्स पेट्रोल एंड केरोसिन, दे आर यूज्ड एज एविएशन फ्यूल। A एविएशन फ्यूल की तरह यूज होता है और B आपका जेट एयरक्राफ्ट की तरह यूज होता है। यानी कि पेट्रोल एविएशन फ्यूल की तरह कह रहे हैं यूज होता है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है ये। और जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन यूज होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, करेक्ट है ऑप्शन 1 आपकी। देन C इज कोल तार, यस, हमने आइडेंटिफाई किया है C इज कोल तार एंड दीज डेज इट इज रिप्लेस्ड बाय D for metalling the surface of roads। अर्लियर कोल तार यूज होता था मेटालिंग ऑफ रोड्स में, लेकिन आजकल क्या यूज होता है, आजकल बिटुमिन यूज होता है, D, राइट, D is your bitumen। that means this statement is again correct। the next one is A, B, C and D are the petroleum products obtained by refining of crude oil। out of these four, A is petrol, B is kerosene, C is coal tar and D is bitumen। so A, B and D यानी कि पेट्रोल, केरोसिन एंड बिटुमिन, ये तो आपके पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन कोल तार तो आपको कोल की प्रोसेसिंग से मिला है। दिस इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्रोसेसिंग ऑफ कोल। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी गलत हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन A, B and D आर दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये आपकी सही बात हो जाएगी। वी हैव जस्ट डिस्कस दिस, राइट। सो योर करेक्ट आंसर्स वुड बी 1, 2 and 4। ये तीन ऑप्शंस आपको मार्क कर देनी है एंड यू विल गेट योर full marks। okay, so this was pretty simple। I think this was all for NCA sample questions for students who are currently in 8th class। 8th class में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये NCA के sample questions पेपर थे। study your NCERT, बहुत अच्छे से अपनी NCERT पढ़ो, syllabus follow करो। these will be the type of questions that you are gonna see। वन बाय वन लाइन पढ़ो, आंसर करते चलो, फिर अपनी स्टेटमेंट्स देख लो, अपनी ऑप्शंस देख लो, आपको क्या करेक्ट लग रही हैं, राइट। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हेमलता, आपकी अपनी फिजिक्स टीचर।
अब मैं इसमें बात करूं सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस की, सो यस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? That Rajan made electromagnets A, B and C by winding 50 turns, 100 turns and 80 turns of an electric wire over identical iron screws respectively. Further, the electromagnet which will attract more iron pins kept in surrounding of it is, चलिए अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं कि क्या रहा है। देखिए, राजन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए, कौन कौन से? A, B एंड C। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए कैसे उसने? बाय वाइंडिंग दीज मच टर्न्स ओवर इलेक्ट्रिकल वायर। नाउ थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो हमारे पास ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड, और अब मैं क्या करूं, इसके आसपास वाइंडिंग कर दूं मतलब लपेट दूं, है ना, सिंपल लैंग्वेज में लपेटना। मैं इसके आसपास वाइंडिंग कर दूं या लपेट दूं क्या? एक इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने वाली वायर, ऐसे मटेरियल की वायर जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हो। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ देखो, इलेक्ट्रिक वायर, है ना। और फर्दर अब क्या करूं, इस वायर को कनेक्ट कर दूं बैटरी से और आपका सर्किट कर दूं पूरा, ठीक है। नाउ अब अगर इस वायर में से करंट फ्लो में करवाऊं, दैट मीन्स मैं स्विच ऑन कर दूं, तो क्या होगा? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये वायर लपेटी हुई है हमने आयरन रॉड पे, वायर इज वाइंडेड ओवर द आयरन रॉड। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर अ वाइल ये जो आयरन रॉड है ना, ये क्या हो जाएगी? इट विल बी मैग्नेटिक इन नेचर, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। पर कंडीशन है, ये मैग्नेटिक इन नेचर सिर्फ तब तक ही होगी जब तक इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मान लीजिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन द वायर। Then what we will notice that now this iron rod is not acting as a magnet. So yes, this iron rod will act as a magnet. कितनी देर तक? जितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है। But as soon as there will be no flow of electric current, the iron rod will not act like a magnet. That means यहां से हमें एक और चीज पता चली, that ये जो आयरन रॉड है ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। कैसी मैग्नेट? टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो नहीं है ना, ये टेम्पररी है। करंट है तो ये मैग्नेटिक है, करंट नहीं है तो ये मैग्नेटिक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। यस, इसी आयरन रॉड को अब हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया सबको इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो आपको याद रखनी है कि ये जो वाइंडिंग्स है ना, जितना मैंने इसको लपेटा है, जितनी ज्यादा ये वाइंडिंग्स होंगी, जो आयरन रॉड है वो उतना अच्छा या उतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक इन नेचर। सो जितनी ज्यादा वाइंडिंग्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट या उतना स्ट्रॉन्ग होगा मेरा आयरन रॉड। और अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर ए, बी एंड सी तीन इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिनमें इलेक्ट्रिक वायर की वाइंडिंग मुझे दी हुई है, तो बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ऑब्वियसली जिसके टर्न सबसे ज्यादा होंगे। तो आउट ऑफ 50, 100 एंड 80 वैल्यू किसकी ज्यादा है? 100 की वैल्यू ज्यादा है। दैट मीन्स यस, बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज। बी इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी। सो ये क्वेश्चन इजी था अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे टाइम लगा आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझाने में, बट अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन एज इट इज याद रखनी है। सो दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। क्लियर? चलिए, सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इज वाटर इज टू बी फिल्ड इन 4 आइडेंटिकल ग्लासेस P, Q, R and S through pipes connected to the points A, B, C and D of large container as shown in the figure. आप देख सकते हो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है और ये वाटर जा रहा है कहाँ? 4 आइडेंटिकल ग्लासेस। आइडेंटिकल ग्लासेस मतलब एक जैसे ग्लास जिनका डायामीटर, मटेरियल सब सेम है। और ये 4 आइडेंटिकल ग्लास क्या हैं? ग्लास P, Q, R एंड S।
सो इनमें ये वाटर जा रहा है इस कंटेनर से थ्रू पॉइंट्स A, B, C एंड D। क्लियर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इफ ऑल द पाइप्स हैव इक्वल इंटरनल डायमीटर्स एंड देयर वेल्व्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, अगर सभी ग्लासेस का सेम डायमीटर है और ये जो वेल्व है ये सेम टाइम पे ओपन कर दी, जैसे इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, पानी यहां से आना ग्लास में शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पे कौन सा ग्लास सबसे पहले फिल होगा, क्या वो ग्लास P होगा, Q, R या फिर S, कौन सा ग्लास सबसे पहले फिल होगा। सो देखो इसमें लॉजिक क्या यूज होगा आपका, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा आपका, कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। यस, लिक्विड डू एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। अब बात करें कि किस पॉइंट पे लिक्विड सबसे ज्यादा प्रेशर लगाता है, सो वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा डेप्थ में है वहां पे प्रेशर लगता है ज्यादा। सो जो पॉइंट जितनी ज्यादा डेप्थ में है प्रेशर होगा उतना ज्यादा। डेप्थ नापी जाती है ऊपर से, ठीक है, यहां से मैं डेप्थ मेजर करूं तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा डेप्थ पे कौन सा पॉइंट है, इज इट डी, बी, सी और ए। डी, बी, सी, ए में से सबसे ज्यादा डेप्थ पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए सबसे डीप है, इसका मतलब यहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी मैक्सिमम। क्लियर। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब जो पाइप इससे कनेक्ट हो रहा है वो जिस ग्लास में जा रहा है पानी वहां सबसे ज्यादा जाएगा एंड एज अ रिजल्ट दैट ग्लास विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड दैट इज ग्लास आर। सो हमने यहां से क्या क्या देखा, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, मोर इज द डेप्थ more will be the pressure, pressure at A is maximum and yes hence it means glass R will be filled first. So इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 that is glass R. Again a simple question based on the simple understanding of the concepts. क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है पर है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now this question is of the type MCQ टाइप का क्वेश्चन है। दैट मीन्स यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे इस सवाल में। चलिए पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स पढ़ें। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑन ब्लोइंग एयर इनटू बलून द साइज ऑफ बलून इंक्रीजेस बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। यस, इट इज एन ऑब्वियस थिंग। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम बलून में एयर फिल करते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि जब हम एयर फिल कर रहे हैं दैट मीन्स ऑब्वियसली उसके अंदर एयर जा रही है। अब वो एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। जैसे सॉलिड प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड प्रेशर लगाते हैं, गैसेस भी प्रेशर लगाती है एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो यस, एयर प्रेशर लगाती है, दैट्स व्हाई बलून क्या करता है, फूल जाता है। सो यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हाई स्पीड विंड्स एट अ प्लेस रिजल्ट बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। वो क्या कह रहा है कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्या सही कह रहा है, प्रेशर रिड्यूस होने से हाई विंड ब्लो करती है कि लो विंड ब्लो करती है। चलो देखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मान लीजिए देयर इज अ रीजन जहां पे सन रेज क्या है, ज्यादा पड़ रही हैं। सन रेज ज्यादा पड़ रही हैं तो इस रीजन के आसपास की जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म। वो गर्म होके हल्की हो जाएगी। जो आपकी वार्म एयर होती है ना वो लाइट होती है इन नेचर, हल्की होती है। तो हल्के होने से क्या होगी कि वो वार्म एयर अब जाएगी आपके ऊपर की तरफ, वार्म एयर चली गई ऊपर की तरफ। दैट मीन्स इस सरफेस पे अब एयर नहीं है या कम हो गई है। एयर क्या हो गई है, चली गई है ऊपर की तरफ, तो अब एयर कम हो गई है। दैट मीन्स अब ये रीजन कैसा है, ये रीजन है आपका लो प्रेशर वाला। दिस रीजन इज अ लो प्रेशर रीजन बिकॉज हेयर एज सुन एज द एयर गेट्स वार्म इट स्टार्ट्स राइजिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रीजन। ठीक है, मान लीजिए इस रीजन की एयर इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा,
ये हवाएं ऊपर नहीं जाएंगी। अब ये हवाएं अगर ऊपर नहीं जाएंगी, दैट मीन्स हवा क्या कर रही है, सरफेस पे प्रेशर लगा रही है। यहां पे प्रेशर नहीं लगा रही थी, ऊपर चली गई, यहां पे ऊपर नहीं गई, इसका मतलब हवा इस सरफेस पे प्रेशर लगा रही है, एंड दैट मेक्स दिस सरफेस एज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, एज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अब क्या होगा, हमारे पास ये रीजन हो गया लो प्रेशर का, ये रीजन हो गया हाई प्रेशर का। सेम सिचुएशन आप इमेजिन करो कि देयर इज अ पाइप जिसको आपने एक कंटेनर में डाला है विच इज फिल्ड विथ वाटर। एक कंटेनर है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें आपने एक पाइप इंसर्ट किया, तो आप क्या देखते हो, जो एंड ओपन है वहां पे पानी आ जाता है फ्रॉम द रीजन जहां आपने पाइप इंसर्ट किया पानी के अंदर, वहां से पाइप उस एंड पे आता है जो एंड क्या है, ओपन। तो होता क्या है कि जो आपका एक एंड है वो कहां पे आ गया, हाई प्रेशर पे, उसे पानी मिल रहा है, और दूसरा एंड क्या है, लो प्रेशर पे, तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू करता है। एंड सेम थिंग विल हैपन हेयर, क्योंकि मेरे पास एक रीजन हो गया लो प्रेशर का, एक रीजन हो गया हाई प्रेशर का, सो एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, और ये एयर तब तक ब्लो करेगी जब तक दोनों रीजन्स का कह दो प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर? सो इसका फर्दर मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा ये प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर में डिफरेंस ही तो है ना, हाई और लो, देयर इज सम डिफरेंस, जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी तेज ये हवाएं चलेंगी। सो यस, मोर विल बी द प्रेशर डिफरेंस, मोर विल बी द स्पीड ऑफ winds. That means yes, high speed winds at a place result by reduced air pressure. Air pressure reduce हुआ तो high speed winds blow करेंगी. That makes the second option as the correct option. So yes, everybody is clear with it. चलिए, सेम सिचुएशन ना आपके सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में भी होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक्चुअल में होता क्या है, नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जब सन होता है तो क्या होता है, जो लैंड होती है ना आपकी, वो क्या कर जाती है, हीट हो जाती है, लैंड हो जाती है हीट एज कंपेयर टू द सी। सी के कंपैरिजन में लैंड जल्दी हीट कर जाती है। दैट मीन्स अब जो लैंड वाला सरफेस है वो कैसा होगा आपका, लो प्रेशर, क्योंकि हवा तो ऊपर उठ गई। बट अब मैं इस सरफेस को कंपेयर करूं अगर सी सरफेस से, तो वो कैसा है, हाई प्रेशर। वहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई ना सरफेस पे, तो वो ऊपर नहीं उठी, वो कैसा है, हाई प्रेशर। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हवा चलेगी सी से लैंड की तरफ। हवा कहां चलेगी, सी से लैंड की तरफ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी ब्रीज, इसी हवा को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज, क्योंकि ये सी से आ रही है लैंड की तरफ, और इसका उल्टा हो जाता है आपका नाइट टाइम पे। क्लियर? तो ये था सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट विच सेज एयर मूवमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। अभी सारी कहानी पढ़ी है कि जो एयर की मूवमेंट है इट डू डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस, इट डू डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस, बट द स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट डज नॉट डिपेंड, विच इज रॉन्ग, एंड हेंस स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. Now let's talk about the fourth statement which says air exerts pressure in all directions. क्या एयर सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है? तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से ही समझो। जब हम बलून में एयर ब्लो करते हैं तो ऐसा तो है नहीं आधा बलून आपका फूल गया आधा फूला नहीं, या सम पोर्शन ऑफ द बलून गेट्स इन्फ्लेटेड एंड रिमेनिंग पोर्शन डजंट। ऐसा नहीं होता है ना, पूरा का पूरा बलून फूलता है। दैट मीन्स कि एयर सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। सो यस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन all directions, and hence option 4 is also correct. Now as you have seen that for this question there are more than one options which are correct. So इस तरह के questions होंगे आपके MCQ type में. That means here options 1, 2 and 4 are the correct option. And with this question we have completed the session of physics. Let's start with the sample questions that I have it for you. So in this video we will be talking about biology, that is a subsection of science. Biology के बारे में बात करेंगे, कितने questions आते हैं, आपको कैसे उनको attempt करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. So in biology we have 2 types of questions. 6 questions are SCMCQ, right, and 1 question is MCMCQ. So if we talk about these 6 questions,
only one option will be correct एंड इन MCQ आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, तो मैं दोनों टाइप्स आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है. सो इन टोटल वी हैव 7 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी. Right, 7 questions. Right. So these 7 questions will be very time saving for you. और जो बचा हुआ टाइम है आप बाकी सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने में यूज कर सकते हो. दैट इज द बेनिफिट ऑफ बायोलॉजी. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंस फॉर्म में आ रखा है जिसमें आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं. आपको उन डिफरेंसेस में से इनकरेक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके लिए आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पता होना चाहिए. राइट. अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं, इट इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स. हमें पता है ये ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है और मैन मेड होता है. राइट, दैट इज अबाउट फर्टिलाइजर. अगर मैन्योर की मैं बात करूं सो नेचुरल होता है. राइट, obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. सो अगर हम मैन्योर की बात करें सो ये जो वेस्ट होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हमारे पास हो गए, उसको हम एक पिट खोद के उसके अंदर डाल दें, वहां से हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है मैन्योर. राइट, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स बेसिकली. और ये मैन मेड है सो ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है. सेकंड पॉइंट हमारा है इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जो कि गलत है. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैन्योर हमारे फील्ड्स में बनता है और जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्रीज में बनता है. ठीक है, तो ये वाला जो डिफरेंस है ये वाला 2 दैट इज इनकरेक्ट. बाकी भी देख लेते हैं एक बार. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. सो फर्टिलाइजर हमारे ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करवाते, बट मैन्योर का फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है टू द सॉइल. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैन्योर. राइट, इट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में रिच होता है फर्टिलाइजर. बट अगर मैं मैन्योर की बात करूं सो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मतलब ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच तो होते हैं, इसी वजह से मैन्योर यूज किया जाता है. बट अगर फर्टिलाइजर से आप कंपेयर करोगे तो कम होते हैं. राइट, सो दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. सो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर इज ऑप्शन 2, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था. राइट, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. नाउ लेट्स प्रोसीड विद सम ऑफ द अदर पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर इट विद यू, ताकि आपका जो ये वाला टॉपिक है ये एटलीस्ट पक्का हो जाए. राइट, फ्रॉम दिस वीडियो. फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम है सॉइल में सो आप उस टाइप का फर्टिलाइजर डाल सकते हो. सो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब छोटी छोटी पैकेजिंग में होते हैं. सो बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, छोटी क्वांटिटीज में चाहिए और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, यूज करना काफी इजी है. सो दीज पॉइंट्स वर अबाउट फर्टिलाइजर्स. और मैन्योर्स के बारे में मैं बात करूं सो इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बना रहे हैं, सॉइल को पोरस बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है, क्योंकि रूट्स भी हमारी रेस्पिरेशन करती हैं तो उसके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत है. राइट, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल बाय प्रोवाइडिंग देम फूड. क्योंकि मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं, सो ये फूड प्रोवाइड करते हैं टू द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि काफी अच्छे हैं फॉर द सॉइल. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. सो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इसका आंसर हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. राइट, मूविंग फॉरवर्ड. द आउटर मोस्ट पार्ट इन प्लांट सेल. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे. इसमें मैं प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको बस टिक करना है और आगे चलना है. सो इट इज वेरी टाइम सेविंग, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. दिस इज द प्लांट सेल. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा. ओके, सो अगर आप देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल. राइट, तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है. बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं. वी हैव वैक्यूल. वैक्यूल हमारा ये रहा, देखो ये वाला, ये स्टोरेज में हेल्प करता है वैक्यूल. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इसके बाद जो हमारी लेयर है, सेल वॉल के बाद जो हमारी लेयर है, दिस इज
सेल मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती है, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल। सो उसकी अगर आउटर कवरिंग कोई पूछे, सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, राइट। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन। सो माइटोकॉन्ड्रियन ये रहा, ठीक है, ये रहा या फिर ये रहा। सो दीज आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनर्जी, राइट। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन, राइट। ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो आउटर कवरिंग क्या हो गई? आउटर कवरिंग इज सेल वॉल। सो ये इसका आंसर हो गया। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है MCQ। तो आपको थोड़ा इसको ध्यान से करना है, आपको देखना है कि इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही आंसर करेक्ट होगा। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। अमित पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। तो यहां पे एक वेसल लिया है और उसके अंदर हमने सीड्स डाल दिए। आफ्टर फ्यू आवर्स he find a change in the positioning of seeds which is depicted in the below given diagram। तो बहुत इजी सा हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है और इस डायग्राम में हमें एक वेसल दिख रहा है, हमें वाटर दिख रहा है और हमें सीड्स दिख रहे हैं। तो इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द वेसल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास वाटर है। सो वी हैव वाटर, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिए? सीड्स डाल दिए। सो वी आर पुटिंग द सीड्स। तो थोड़े टाइम बाद जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ सीड्स जो हैं वो सेटल हो गए और कुछ जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो जो सीड्स आपको फ्लोट करते हुए दिखेंगे वो हमारे डैमेज सीड्स हैं। दीज आर दी डैमेज्ड सीड्स। और जो आपको सिंक करते हुए दिखेंगे वो हमारे हेल्दी सीड्स हैं। दीज आर दी हेल्दी सीड्स। अब ये जो मेथड है ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर फार्मर्स बिकॉज दे आर यूजिंग दिस मेथड इन सोइंग, ठीक है। तो जब सीड्स को लगाने वाले होते हैं उससे पहले चेक कर लेते हैं उनकी क्वालिटी। अगर वो फ्लोट कर रहे हैं तो वो डैमेज्ड हैं और अगर वो सिंक कर गए हैं तो वो हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि डैमेज सीड्स अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, तो वो फ्लोट करेंगे। बट अगर वो अंदर से कंप्लीट है, उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो वो सिंक कर जाएंगे। सो दे आर सिंकिंग, दैट इज वाई दे आर हेल्दी सीड्स, ठीक है। तो इसी पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अब चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस फाइंड आउट करनी है इस गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, ठीक है। मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओनली सीड्स बी आर हेल्दी एंड फिट फॉर सोइंग। अगर मैं बी की बात करूं सो बी वाले जो सीड्स हैं वो हेल्दी हैं, अभी हमने बात किया, ठीक है, क्योंकि वो नीचे सेटल हो चुके हैं। सो दिस इज करेक्ट। सीड्स ए आर हॉलो एंड लाइटर। ये हॉलो हैं और ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, राइट। सो ये भी हमारा करेक्ट है, राइट। सोइंग ऑफ सीड्स ए वुड गिव हाई क्रॉप यील्ड। अगर आप ए के सीड्स को सो करोगे सो आपको अच्छी यील्ड मिलेगी, हायर क्रॉप यील्ड मिलेगी। सो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ए हमारे डैमेज सीड्स हैं। बोथ सीड्स ए एंड बी आर हेल्दी एंड आइडल फॉर सोइंग। सो ये भी गलत है बिकॉज ए हमारे डैमेज्ड हैं, बी हमारे हेल्दी है। सो क्या आंसर हो गया इसका? 1 and 2 विल बी द आंसर। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि एंथे क्लास 8th में कैसे क्वेश्चंस आते हैं फॉर बायोलॉजी। नाउ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोग रजिस्टर कर सकते हो फॉर एंथे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इतने डिफिकल्ट हमारे क्वेश्चंस नहीं है। सो यू कैन इजीली एम फॉर 100% स्कॉलरशिप यूजिंग दिस एग्जाम। सो बाय बाय एवरीवन, take care and I will see you in some other video.